वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के जीएस से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि रिसेंट न्यूज़ में रहता है, और वो है उत्तराखंड में आपदाएं। तो 2021 हो जाए, 2013 हो जाए, काफ़ी सारे अर्थक्वेक भी आए हैं। इन सभी के बारे में बात करेंगे। और उत्तराखंड में इतनी आपदाएं क्यों आती हैं, अर्थक्वेक जोन कैसे हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में जो भूकंप क्षेत्र हैं, जो कि अर्थक्वेक ज़ोन जिन्हें कहा जाता है, वो कितने हैं। तो पहले अर्थक्वेक ज़ोन जो हुआ करते थे वो 1 2 3 4 5 5 ज़ोन हुआ करते थे, लेकिन जो ज़ोन 1 है अब उसे हटा दिया गया है। अब सिर्फ ज़ोन 4 हैं, ज़ोन 2 3 4 एंड 5। और उत्तराखंड जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है, देखिए फर्स्ट को हटा दिया गया है। उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय में बसता है, इसीलिए उत्तराखंड जो आता है ये आता है ज़ोन 4 और ज़ोन 5 में। कुछ ज़िले उत्तराखंड के कम्प्लीटली ज़ोन 4 में हैं, कुछ ज़िले कम्प्लीटली ज़ोन 5 में हैं, और कुछ ज़िले इन दोनों ज़ोन्स में पड़ते हैं। चलिए देखते हैं किस किस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड किस तरीके से हिमालय में है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हिमालय बना है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में मिलने से हुआ है। और जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो होता क्या है कि जो कम डेंसिटी वाली प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, और जो हाई डेंसिटी वाली होती है वो ऊपर चली जाती है। तो जिस तरीके से हम देखें, उत्तराखंड या हिमालय जो कि बसा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर बसा है, और ये प्लेट कम डेंसिटी वाली थी तो नीचे चली गई जब इन दोनों का आपस में टकराई, और यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ गई। अब ये इस तरीके से ऊपर उठी कि बीच में जो टेथिस सागर पड़ता था उसके मलबे से बन गया हिमालय। और यूरेशियन प्लेट में भी थोड़ा सा एक बेंड आया है, लेकिन जहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे धंस गई उसे कहा जाता है आज फ्रंटियर बेसिन, जो कि गंगा यमुना बेसिन भी हम जिसे कहते हैं। और इसके जस्ट बाद नॉर्थ में जाएं हम तो आता है हिमालय, और थोड़ा सा और नॉर्थ में चलते जाएं तो आता है एक उभरा हुआ भाग जिसे हम सभी तिब्बत के नाम से जानते हैं। और यूरेशियन प्लेट में एक और बेंड उसके बाद पड़ा, जो कि क्युनलुन की पहाड़ियाँ हैं, ये चाइना में पड़ती हैं। और तिब्बत से आप अगर और नॉर्थ में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से ये हिमालय का फॉर्मेशन है। हिमालय के साथ साथ तिब्बत हो गया, क्युनलुन माउंटेन्स हो गए, और गंगा यमुना बेसिन जो कि फ्रंटियर बेसिन है, ये भी फॉर्म हुए हैं। तो क्योंकि ये एक इस तरीके का टेक्टोनिक जोन है जहाँ पे बीच में प्लेट्स जो हैं आपस में लगातार मूवमेंट में रहती हैं, तो यहाँ पे ज़ोन 4 और ज़ोन 5 बन गया, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक आते हैं। अब अगर हम देखें कि किस तरीके से उत्तराखंड में भूकंप के क्षेत्र हैं जिलावार, तो हम देखेंगे कि उत्तराखंड जो बसा हुआ है वो थोड़ा सा भाग उत्तराखंड का मैदानी भाग है, और थोड़ा सा भाग उत्तराखंड का मिश्रित है, और थोड़ा सा पहाड़ी भाग है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ज़ोन 5 में आता है, कुछ ज़ोन 4 में, कुछ बोथ। तो ज़िलों को अगर हम देखें तो पहले हम ज़ोन 4 की बात करेंगे जो कि मैदानी भाग है। और आप जैसे देख सकते हैं देहरादून एक मैदानी ज़िला है, ये ज़ोन 4 में आता है। हरिद्वार दूसरा ज़िला है जो कि मैदानी है, इसीलिए ज़ोन 4 में आता है। और एक और ज़िला जो मैदानी है वो है उधम सिंह नगर, जो कि ज़ोन 4 में आता है। अब अगर इसके अलावा देखा जाए तो एक और ज़िला है जो कि पूरे तरीके से मैदानी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ोन 4 में आता है, और वो है नैनीताल। बहुत आसान तरीका है याद करने का, कोई भी आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। अब आप नॉर्थ के जितने भी ज़िले देखेंगे ज़ोन 5 में आएंगे, जैसे कि हमारा पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया। उत्तरकाशी नहीं आता है, पहला आता है रुद्रप्रयाग, जो कि जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी आपदाएँ यहाँ आई हुई हैं। और फिर आता है बागेश्वर। ये सभी अगर आप देखें तो ग्रेटर हिमालय के ज़ोन हैं। बोथ में आप देख सकते हैं उत्तरकाशी पहला ज़िला जहाँ पे काफ़ी सारे अर्थक्वेक आए हैं। टिहरी गढ़वाल हो गया, इसके साथ ही पौड़ी गढ़वाल जहाँ पे थोड़ा मैदानी क्षेत्र भी है पौड़ी गढ़वाल में। कोटद्वार है जिसको गढ़वाल का द्वार कहा जाता है। चंपावत हो गया, और अल्मोड़ा।
ये सभी ज़िले दोनों अर्थक्वेक ज़ोन में आते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो है वो ज़ोन 4 में आता है, कुछ क्षेत्र जो है वो ज़ोन 5 में आता है। इसी तरीके से ये देखिए, अगर हम देखें तो मैदानी ज़िले जो हैं वो ज़ोन 4 के हैं, और जो पूरी तरीके से ग्रेटर हिमालय में या फिर लेसर हिमालय में भी आते हैं, थोड़ा बहुत क्षेत्र इनका, वो ज़ोन 5 में है। और जिनका अधिकतर क्षेत्र लेसर हिमालय में आता है या फिर शिवालिक हिमालय में आता है, वो सभी दोनों मिक्स होके आते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड के ज़िले किस तरीके से अलग अलग जोन्स में बंटे हुए हैं। अब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो अर्थक्वेक का एक मापा जाता है, अर्थक्वेक को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो जो अर्थक्वेक को नापा जाता है वो सिस्मिक वेव्स से नापा जाता है, और इसके लिए सिस्मिक स्टेशन होते हैं। सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो अर्थ के सरफेस पे भी चलती हैं और अर्थ के अंदर भी चलती हैं। इनको डिटेक्ट किया जाता है, और 3 स्टेशन उत्तराखंड में सिस्मिक हैं, जो कि एक चमोली में है गरुड़ गंगा नाम से, दूसरा है टिहरी गढ़वाल में जो कि नई टिहरी में है, और तीसरा है देहरादून में। देहरादून में आपको बहुत सारे इस तरीके के ऑफिसेस दिखेंगे, इस तरीके के जैसे कि वाडिया हो गया, हिमालयन स्टडीज़ के ऊपर है, और भारतीय मौसम विभाग का भी आपको ऑफिस देखने को मिलेगा। तो देहरादून के जितने भी इस तरीके के अलग अलग ऑफिसेस हैं, इस तरीके के अनुसंधान केंद्र हैं, इनकी एक अलग से लिस्ट बना दी जाएगी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड में कितने मुख्य भूकंप आए हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, जिनको रिकॉर्ड किया गया है। तो इनमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होंगे उनको मैं टिक कर दूंगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भूकंप भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत पुराने भूकंप हैं। देखिए 1803 में उत्तरकाशी में एक भूकंप आया था जो कि 6 तीव्रता का था। काफ़ी फेमस है क्योंकि इन 2 भूकंपों के बाद ही नेपाल ने उत्तराखंड पर आक्रमण करके, गढ़वाल पर आक्रमण करके गढ़वाल के राजा को हरा दिया था। दूसरा जो भूकंप उसी वर्ष आया था बद्रीनाथ में, वो बहुत ही तीव्र भूकंप था, जिसमें कहते हैं कि बहुत अधिक विनाश हुआ था, और जो श्रीनगर में राजा थे उनका राजमहल भी टूट गया था। इसके बाद देखते हैं देहरादून में ये जो भूकंप रिकॉर्ड किया गया था, ये कई वर्षों बाद 1937 में रिकॉर्ड किया गया, और काफ़ी तीव्र भूकंप था। 8 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। इसके बाद जो हम भूकंप देखते हैं वो उत्तरकाशी का भूकंप है, और उत्तरकाशी में 2 भूकंप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो देखने हैं हमें। एक तो यही है 20 अक्टूबर 1991 वाला। इसकी तीव्रता भले ही इतनी नहीं थी, लेकिन इसमें काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। और दूसरा भूकंप भी इसके बाद हम देखेंगे उत्तरकाशी का ही है। उत्तरकाशी में जैसे कि हम जानते हैं कि वर्णावत पर्वत की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो इसीलिए ये भूकंप जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 2005 में भूकंप आया था 5.2 तीव्रता वाला। तो तीव्रता पे देखे जाए तो रिक्टर स्केल पे इतने महत्वपूर्ण आपको नहीं लगेंगे, लेकिन जिस तरीके से नुकसान हुआ है ये इनको महत्वपूर्ण बना देता है। एक भूकंप संपूर्ण उत्तराखंड में महसूस किया गया था, कोई एक स्पेसिफिक जगह पे ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन इम्पोर्टेंट माना जाता है 2007 का भूकंप, और इसकी भी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसके अलावा भी बहुत सारे भूकंप हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट भूकंप लिखे हैं। देखिए भूकंप तो महत्वपूर्ण ये हो गए, लेकिन अन्य आपदाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले जो आपदा आएगी वो है केदारनाथ की जो त्रासदी 2013 में आई थी, और इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी आपको तो मिल ही जाएगी, लेकिन एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेट है 16-17 जून की, ये डेट मानी जाती है 2013 की, क्योंकि रात को ये आपदा आई थी 16 की रात को।
और सबसे पहले अगर हम इसको पढ़ने की शुरुआत करें तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हो तो सबसे पहले प्रभावित जिलों की बात की जाएगी। तो प्रभावित जिले जैसे कि आप जानते ही हैं कि सबसे पहले तो आप रुद्रप्रयाग लिख दीजिए, क्योंकि रुद्रप्रयाग में ही ये घटना हुई थी। फिर आप देखिए तो नदी जिस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी उसी तरीके से आप जिलों को भी देखते जाइए। तो टिहरी और पौड़ी तो एक साथ ही ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री पर नदी एक तरीके से बहती है, तो टिहरी पौड़ी दोनों हो गए। फिर उसके बाद देहरादून में हम देखेंगे प्रभावित जिला, क्योंकि ऋषिकेश में ये आपदा बढ़ी थी और फिर हरिद्वार तक ये गई थी, तो हरिद्वार तक हमें लेते हुए चलना है। तो प्रारंभ होता है रुद्रप्रयाग से, फिर टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार। यदि प्रभावित नदियों की बात करें तो सबसे पहले तो हम जानते ही हैं कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों का नाम आएगा, क्योंकि जो आपदा हुई थी वो तो मंदाकिनी नदी में ही हुई थी। इसके साथ आप गंगा का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी भी एक ऐसी नदी थी जो कि इससे प्रभावित हुई थी। इसके अलावा कौन सी नदियाँ हैं? इसके अलावा ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो सभी गंगा नाम से हैं और उनको याद करना थोड़ा आसान मैं बना दूंगा। सबसे पहले ऐसी नदियाँ लिखेंगे जिनके नाम हैं लक्ष्मण गंगा, सरस्वती गंगा और कंचन गंगा। ठीक है, तो ये तीनों नाम हम देखते हैं कि लोगों के होते ही हैं, लक्ष्मण, सरस्वती, कंचन। और इसके बाद दो नदियाँ ऐसी हैं जो कि खाने के नाम पर हैं। तो इनके नाम हैं मधुगंगा, जो कि शहद आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, और दूसरी होगी दूध गंगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें किन किन नदियों को प्रभावित किया गया था, तो बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ बनाने की आवश्यकता है। फिर अगर हम आगे चलें इसके बाद, तो ऋषिगंगा धौलीगंगा के ऊपर जो अभी आपदा आई थी 2021 में, इसकी बात भी करनी चाहिए हमें। और इसको भी उसी तरीके से देखेंगे। ये भले ही उतनी बड़ी त्रासदी नहीं थी जितनी बड़ी त्रासदी केदारनाथ में आई हुई आपदा थी, लेकिन फिर भी हमें इसे महत्वपूर्ण तरीके से देखना होगा, जो कि 7 फरवरी 2021 को आई थी। और इसमें जो हमारे प्रभावित ज़िले थे उसी तरीके से इन्हें देखेंगे। प्रभावित ज़िलों के नाम देखते हैं तो चमोली से ये आपदा शुरू हुई थी, रेणी गांव के पास से, फिर रुद्रप्रयाग गई और किसी एक हद तक टिहरी और पौड़ी में भी इसे देखा जा सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल कर लिया गया था। अगर नदियों की बात की जाए तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऋषिगंगा और धौलीगंगा का नाम सबसे पहले आएगा। और एक अलकनंदा नदी ऐसी है जिसमें इसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन बहुत अधिक इस आपदा को नहीं बढ़ने दिया गया और कंट्रोल कर लिया गया था समय रहते ही। चलिए अब आगे अगर देखें तो रेणी गांव और एक तपोवन नाम का स्थल है, ये बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, जहाँ पर दो प्रोजेक्ट बन रहे थे। एक 13 मेगावाट का ऋषिगंगा में प्रोजेक्ट बन रहा था, पावर प्रोजेक्ट, और ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। और तपोवन में भी जो एक धौलीगंगा के ऊपर डैम बना हुआ था, इसको भी बहुत क्षति पहुंची थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो बड़े प्रोजेक्ट जो थे इनको बहुत ही ज़्यादा क्षति इसमें पहुंची थी, दोनों टूट चुके थे। इसका कारण यदि हम देखना चाहें तो कहा जाता है कि नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के पास में एक ग्लेशियर की एक झील बन गई थी, जिसमें पानी जमा हो जाता है, ग्लेशियर का पानी पिघल पिघल के नंदा घुंटी नाम की एक 6300 मीटर की हाइट की चोटी थी, जिससे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट कर गिरा इस ग्लेशियर लेक में। और ये झील जो थी, इससे एक पानी का प्रवाह शुरू हुआ। लेकिन इसका कारण अगर देखा जाए तो वास्तविक कारण इन्वायरमेंटल चेंज और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे माना जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेणी और तपोवन भी बहुत ही अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रोजेक्ट थे, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जाता है कि 7000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर हिमालयी क्षेत्र में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बनाया गया था।
और दोनों के दोनों 7,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनने वाले प्रोजेक्ट थे। इससे जो क्षेत्र की जियोग्राफी है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देने वाली एक और परियोजना बड़े लेवल पे चल रही है, वो है चार धाम ऑल रोड कंस्ट्रक्शन, ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन, जिसके विरुद्ध कई सारे इन्वायरमेंट एक्सपर्ट कोर्ट भी गए थे। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्वायरमेंटल सर्वे कराया जाता है, स्टडी कराई जाती है, ये नहीं कराई गई थी। भले ही ये 1200 किलोमीटर की एक रोड थी और जो नियम कहता है वो कहता है कि 100 किलोमीटर से ऊपर रोड होने पर इन्वायरमेंटल स्टडी उस एरिया की कराई जानी चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को 70 छोटे छोटे भागों में बांट कर किया गया ताकि इन्वायरमेंटल स्टडी इस वजह से नहीं हो पाई। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट होने की वजह से काफ़ी प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है और ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें थोड़ा आपदा प्रबंधन पे देखना होगा और आपदा प्रबंधन का प्रारंभ कहाँ से होता है ये देखना होगा। तो उत्तराखंड में जब ब्रिटिश के प्रभाव में हमारा राज्य था, जब कुमाऊं कमिश्नरी का राज चलता था, तो 1867 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसे नाम दिया गया था हिल साइड सेफ्टी कमेटी। इस कमेटी को बनाया गया था उस समय के कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि हेनरी रैमजे एक बहुत लंबे काल तक कुमाऊं के कमिश्नर रहे, 1854 से 1884 तक कुमाऊं के कमिश्नर रहे। और इस हिल साइड सेफ्टी कमेटी जो है इसको 1880 में भूस्खलन के लिए भी ले लिया गया था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि श्रीनगर की विधानसभा से निर्वाचित हैं। तो ये तो बात हो गई उत्तराखंड के धन सिंह रावत की, जिनके पास उच्च शिक्षा मंत्रालय भी है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के और सारे वीडियो बनते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।